स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 के निरस्त किए जाने के मामले के खिलाफ जो अर्जियां दी गई हैं उस पर समाअत जारी है। जम्मू कश्मीर का ये खासतौर से विषय है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फिर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में पीडीपी प्रमुख यानी पीडीपी की जो चीफ हैं महबूबा मुफ्ती, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रह सकती हैं, ऐसी भी खबर है। तो लगातार इसको लेकर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सिर्फ पीर और जुमा यानी कि शुक्रवार और सोमवार, इन 2 दिनों के अलावा हर दिन सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर समाअत चल रही है। आज भी समाअत शुरू होने वाली है आपसे कुछ ही देर में। और इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने न्यूज 18 से बातचीत की। मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि आज राजीव धवन पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से दलील रखते हुए अपनी कोर्ट में दलील रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेकर आज भी समाअत है। ज्यादा गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं मुजफ्फर इकबाल खान, सीनियर एडवोकेट हैं। सर, जिस तरीके से आज समाअत होने वाली है, क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरीके से दलाइल हैं वो आज रखे जाने वाले? देखिए, आज राजीव धवन साहब कंटिन्यू कर रहे हैं। राजीव धवन साहब ने लास्ट हियरिंग में आफ्टरनून में स्टार्ट किया था, तो जजेस ने रखा था कि भाई नेक्स्ट हियरिंग पे हम इनको कंटिन्यू सुनेंगे। उसके बाद और लायर्स हैं अभी और पिटिशंस हैं, जिन पिटिशंस पर अभी दलाइल पेश होने हैं, लेकिन आज राजीव धवन साहब स्टार्ट करेंगे। ये किसकी तरफ से ये दलील रखने जा रहे हैं? ये राजीव धवन साहब पीसी जो पीपल कॉन्फ्रेंस है उनकी जो पिटीशन है उस पर दलाइल दे रहे हैं। अभी तक जिस तरह की दलीलें रखी गई हैं, जो एक संप्रभुता का सवाल उठाया है, सॉवरेनिटी का जो सवाल अहम बहुत अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्कस भी किया, वकला ने भी उस पर बात रखी है। जो नाजरीन है उनके लिए बताइए कि ये क्या चीज़ है? सॉवरेनिटी पे देखो ओपिनियन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या ओपिनियन लेना है कि भाई सॉवरेनिटी रिटर्न रखी थी महाराजा ने या सरेंडर कर दी थी 1947 को, वो दैट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को इंटरप्रेट किया जाएगा। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट अभी दलाइल पेश किए जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो सबको मानना पड़ेगा। बुनियादी नुक्ते की अगर बात करें कि बुनियादी नुक्ता इस पूरी समाअत का, इस पूरी जो तमाम सरगर्मी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसका क्या है? देखिए, बुनियादी नुक्ता यही है कि भाई आप जिस रियासत को आपने यूनियन टेरिटरी बनाया, वहाँ के लोगों के नुमाइंदों से नहीं पूछा गया, बल्कि जिस दिन 370 लगाया आपने पूरी जम्मू कश्मीर को एक जेल बना दिया। हर दरवाजे के बाहर आपने एक फौजी खड़ा कर दिया कि कोई दरवाजे से बाहर ना निकले। कर्फ्यू लगा दिया और बहुत देर तक वो कर्फ्यू रहा। इंटरनेट आपने डाउनलोड बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, कंप्लीट ब्लैकआउट किया आपने इंटरनेट को। और उसके बाद आपने थोपा कानून, और वो भी पार्लियामेंट फैसला कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों का। तो एक है कि आइन के अंदर क्या लोगों का भी कोई हक है? जिन लोगों के लिए आप कानून बना रहे हो, जिन लोगों के लिए आप फैसला कर रहे हो, उन लोगों को भी पूछा जाना लाजमी है कि नहीं है, वो मसला है। आखिरी सवाल, एक सवाल जो पूछा गया खास तौर से कि जम्मू कश्मीर की जो दस्तूर साज असेंबली थी उसके खत्म होने के बाद क्या 370 को हटाया जाना मुमकिन नहीं था? ये सवाल अब ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि क्या कानून साज जो असेंबली है उसकी पावर्स जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली इख्तियार कर सकती है या नहीं कर सकती है। यही तो क्वेश्चन है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज राजीव धवन जो है वो अपने दलाइल जो है रखेंगे, उसके बाद दूसरे वकला भी अपने दलाइल रखेंगे। लेकिन जो अहम नुक्ता है वो यही है कि जो तरीका अपनाया गया 370 को हटाने का, क्या वो आईनी था या उसमें आइन का जो है पूरे तरीके से जो तरीका था उसको नहीं अपनाया गया, क्या वो गैर आइनी था? ये सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है और उसी पर जो दलीलें हैं वो रखी जा रही हैं। कैमरामैन रविंदर रावत के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खुर्रम हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं दिल्ली से लाइव। खुर्रम, क्या माना जाए कितनी देर में समाअत जो है वो शुरू हो सकती है और आज के समाअत किस मानों में अहम होगी, और आज कौन कौन से चेहरे क्या ये संभावना है जो वहां नजर आ सकते हैं, जम्मू कश्मीर के सियासी चेहरे? जी,
विशाल, देखिए तकरीबन 10:30 बजे जो हमेशा शुरुआत होती है, आज भी उसी तरीके से समाप्त जो आज जो है शुरू होगी। और राजीव धवन आज की जो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब जफर शाह अपनी दलाइल रख रहे थे, उनके दलाइल पूरे हो गए थे। उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से राजीव धवन ने दलाइल रखने की शुरुआत की थी। और जो आप पूछ रहे थे कौन से बड़े चेहरे होंगे, तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन साहब। वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हीं की जो पिटिशन है, अर्जी है, उसी पर राजीव धवन अपनी बातें रखने वाले हैं। सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, राजीव साहब आज दलाइल की शुरुआत रखने वाले हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? इससे पहले भी आप सुप्रीम कोर्ट आए थे, आज दोबारा? नहीं, मैंने पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूं कि हम तो पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह हमें न्याय यहां मिलेगा। बिकॉज हमारी जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी किया गया संविधान के बाहर किया गया, जिस तरीके से हटाया गया, जो प्रोसेस अपनाई गई, वो जो थी वो लीगल नहीं थी, वो उसकी लीगैलिटी जो है वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर उसके बाद 35A है या स्टेटहुड है, ये सब मामलात में हम समझ रहे हैं कि मेजॉरिटेरियन व्यू पॉइंट जो है, सेंटिमेंट में ये लिया गया है। ये जो एक्शन था, इट वाज विद इन द रियल्म ऑफ सेंटिमेंट, नॉट विद इन द रियल्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी हैव कम टू दिस हाईएस्ट कोर्ट होपिंग दैट विद इन द रियल्म ऑफ लॉ ऑफ द लैंड दे विल डिलीवर जस्टिस। अभी हमने जिस तरह की दलीलें देखी हैं और जिस तरह से दलीलें रखी जा रही हैं, दस्तूरसाज असेंबली का बड़ा सवाल है, पार्लियामेंट क्या उस पर कानून बना सकती है, उसका बड़ा सवाल है। तो इसमें जो आपकी तरफ से जो बड़ा ऐतराज है, जो बड़ी गलती है, वो क्या हुई है, जो जिसको आप कह सकते हैं कि ये गैर आईनी, जैसा आप कह रहे हैं कि गैर आईनी तरीका था, तो क्या इसमें गैर आईनी क्या था? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, सबसे बड़ी बात जो इसमें है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीपल, हु रिप्रेजेंट्स द पीपल, लोग कौन है? क्या ये वो लोग हैं जो वोट डालें? अब पार्लियामेंट का वोट है, पार्लियामेंट का वोट क्या इतना बड़ा है कि वो वहां से एक बंदे को भेजें जिसका नाम गवर्नर है, और गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दस्तखत कर देता है? इससे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बात क्या हो सकती है? फिर डेमोक्रेसी क्या है कि साहब मैंने पार्लियामेंट लड़ा हुआ है, मेरे पास पार्लियामेंट का मेजॉरिटी है, तो मैं एक बंदे को भेज रहा हूं, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, जिंदगी में कभी जम्मू कश्मीर नहीं आया है, हमने 4-5 महीने के लिए भेजा हुआ है या साल के लिए भेजा हुआ है, और वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बिहाफ पर दस्तखत कर लेगा। सबसे पहली बात आप इसको बताइए, किसी से भी पूछे जो डेमोक्रेसी का जो है एक छोटा भी बात उसमें जो है बिलीव करता हो कि क्या ये पॉसिबल है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से सेंटर्स की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा रखा गया कि 370 अलहदगी पसंदी की हौसला अफजाई करती थी, जम्मू कश्मीर को अलग रखती थी। जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटी, तब से वहां के आम लोगों को उनके हुकूक मिले, वहां पर जो योजनाएं थी, जो स्कीमें हैं, उनका फायदा मिलना शुरू हुआ। देखिए, सबसे पहली बताऊं, 1947 में आजादी हुई, 1989 42 ईयर्स तक आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कश्मीर का मर्डर तक नहीं हुआ है, 1 या 2 मर्डर्स हुए हैं। वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस ऑन मदर अर्थ। तब तो 370 था। 370 की वजह से नहीं, ये जो सेसेशनिज्म उठा, ये उठा 1987 की रिगिंग ऑफ इलेक्शंस के बारे में। उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 370 का क्या लेना देना है इसे? ये तो पहले से था, ये तो कोई नया नहीं आया है कि भाई आ गया, तो ये तो 89 में उठा सारा। बीजेपी हमेशा कहती है कि पत्थरबाजी खत्म हो गई और जो मिलिटेंसी थी उसमें कमी आई। यू कैन नॉट जस्टिफाई, अगर कोई पहले तुम ये ऐसे जो लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट है, ये तो कब से होता आ रहा है, पिछले 30 सालों में कभी 2 साल हम देखते हैं पीक, फिर 2 साल देखते हैं डाउन हो गया, ये कोई नई बात नहीं है। तो अब मान लिया वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स। You know, ends can't justify the means. There is no way. मेरा आखिरी सवाल, क्या दस्तूर साज असेंबली के खत्म हो जाने के बाद जो 1951 से 1957 के बीच में रही, क्या पार्लियामेंट को उसके बाद इख्तियार हासिल नहीं था कि वो कुछ कानून बना सके? क्या ऐसा इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं था? आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, तो नहीं था। मैं अब एक नॉन लीगल, मतलब लीगैलिटी से बाहर बढ़ के बात करता हूं एज अ कॉमन मैन, कि 5 अगस्त 2019 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, तो उसकी जो नजदीकी रिश्तेदार, फर्स्ट कजन मैं कहता हूं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो भी नहीं थी। मगर उसकी भी एक फर्स्ट कजन आगे थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो तो थी। लेकिन इतना पॉलिटिकल एरोगेंस था कि नहीं, उससे भी नहीं पूछेंगे, जो हमने टूरिस्ट भेजा हुआ है उससे पूछेंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से बात करेगा। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल बनता नहीं है, बट इन दीज सर्कमस्टांसेस यू कुड हैव सेड, चले
लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछ ले। जिस तरह की दलीलें रखी गई, जिस तरह की तमाम बातें हो रही, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल तफसीली समाअत कर रहा है इस पूरे मामले पर, उम्मीद है कि 370 लौटेगी। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है लौटेगी। गवर्नर के रोल पर निशान इंशाल्लाह उठेंगे। एक मतलब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक बाउंड्री सेट हो जाए पूरे हिंदुस्तान के लिए कि गवर्नर आखिरकार है क्या, ये कैसा सुपर ह्यूमन बीइंग है जो 1 करोड़ लोगों की तरफ से दस्तखत कर सकता है और उठ के फिर अपने घर चला जा सकता है कि बाय बाय, अब तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए विशाल, यहाँ पर आज सज्जाद गनी लोन है, उनकी तरफ से याचिका है, उस पर आप राजीव धवन समाअत कर रहे हैं। 11:30 बजे के करीब महबूबा मुफ्ती खुद सुप्रीम कोर्ट आने की 11:30 से 12 बजे के बीच में इत्तला है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगी। इस तरह से पीडीपी के हवाले से इस तरह की खबरें हैं, लेकिन अगर देखें तो समाअत जो है कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बुनियादी नुकता जो है, जिस तरह के गवर्नर को कितने इख्तियारात हासिल थे, क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से नुमाइंदगी कर सकता है, क्या पार्लियामेंट इस तरह के कानून जम्मू कश्मीर असेंबली को बाईपास करके, दस्तूर असेंबली को बाईपास करके बना सकती है। तो तमाम जो आईनी सवाल है सुप्रीम कोर्ट में इसी बिल्कुल नुक्ते पर, इसी बुनियादी नुक्ते पर अभी और दलीलें रखी जाएंगी। विशाल, खुरब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खुरब हमें बता रहे थे कि किस तरह से आज राजीव धवन जो है वो दलील रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी दलील यानी राजीव धवन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से अर्जी गुजार है और उनकी तरफ से वो पैरवी करेंगे। तो इसलिए भी जो है लोन साहबा मौजूद हैं, और जैसा भी खुरब ने बताया कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि महबूबा मुफ्ती भी आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हो सकती है। तो इस बारे में जो भी अपडेट है वो आपको हम देंगे। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं। खबर छड़ी मुबारक को लेकर है, छड़ी मुबारक से जुड़ी खबर है। छड़ी मुबारक की वार्षिक यात्रा 2023 से जुड़ी खबर है। छड़ी मुबारक शंकराचार्य जी मंदिर पहुंची। आज अभिषेक पूजन और छड़ी पूजन दोनों होना है। ये वो कुछ तस्वीरें हैं जो उसके साथ ये तस्वीरें आई हैं, ये आप देखिए। ये खबर आपको बता दें, छड़ी मुबारक वार्षिक यात्रा 2023 से जुड़ी खबर है। छड़ी मुबारक शंकराचार्य जी मंदिर पहुंच चुकी है। आज अभिषेक पूजन और छड़ी पूजन होनी है। तो छड़ी मुबारक वार्षिक यात्रा की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए। इन तस्वीरों में इस यात्रा के दौरान की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, और ये भी खबर मिल रही है कि छड़ी मुबारक जो है वो अपनी यात्रा के साथ साथ ये लोग उस गंतव्य तक पहुंचे हैं, और छड़ी मुबारक शंकराचार्य जी मंदिर भी पहुंच चुकी है। और इसके बाद आज अभिषेक पूजन और छड़ी पूजन का कार्यक्रम होगा। और अब बात अमरनाथ यात्रा को लेकर। जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रियों का 39वां जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गया। जत्थे में कुल 834 यात्री शामिल हैं। यात्रियों का जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्री निवास जम्मू से रवाना हुआ। इनमें बालतल मार्ग से 248 यात्री, जबकि पहलगाम मार्ग से यात्रा के लिए 586 यात्री शामिल हैं। ये सभी 27 वाहनों में सवार थे। राजन वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, अमरनाथ यात्रा को लेकर इस वक्त क्या अपडेट है, और क्या अब ऐसा लगने लगा है कि यात्रा जो है एक तरह से अपने समापन की ओर बढ़ रही है? बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा कि जब हम आज अभी यात्री निवास भवन के बाहर ही मौजूद हैं, और यहाँ पे लगभग ना के बराबर जो है श्रद्धालु पहुंचे हैं। और हमारी अभी कुछ देर पहले जो सिक्योरिटी के यहाँ पे अफसर जो तैनात हैं पहले दिन से ही, उनसे भी बात हुई है, तो उनका भी कहना है कि अंदर यात्री निवास भवन पूरा खाली सा हो गया है। और हालांकि जो सिक्योरिटी के जो SOPs हैं उनका पालन करना है, इसलिए किसी भी अन्य इंसान को जो यात्री नहीं है जिसकी
उसके बाद पर्ची अपनी स्लिप नहीं है, उसके बिना अंदर नहीं जाने की अनुमति है। लेकिन आज हमने जो यहाँ जो लंबी लंबी लाइनें हम देखते थे पहले, वो आज लगभग समाप्त हो गई हैं। और यहाँ जो सूत्र बताते हैं, उनका ये कहना है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं लोग, जो जा रहे हैं, वो कई ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से जा रहे हैं, यानी कि अपनी खुद की गाड़ियां जो हैं वो लेकर जा रहे हैं और सीधे इस वक्त जो अमरनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ से जो यात्री जाने वाले हैं वो वही हैं जो बाहरी जो राज्यों से यहाँ पे पहुंचते हैं। और उनमें से कुछ लोग जो यहाँ पे जिनके पास रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती है, वो यात्री निवास भवन में आते हैं और यहाँ से ही जाते हैं। और लेकिन अब फिलहाल जैसे आपने कहा कि समापन की ओर है, ये सही होगा, क्योंकि अब 31 अगस्त तक हालांकि ये यात्रा चलनी है और तब उससे पहले जो छड़ी मुबारक है वो भी निकाली जाती है। और ऐसे में अब जो श्रद्धालु हैं जो कि अपनी पर्सनल गाड़ियों में भी अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, उनका आंकड़ा हालांकि वहां पे जो पहलगाम या बाल्टा रूट जहां से भी वो जा रहे हैं वहां पे पंजीकृत उनका डाटा है। लेकिन यहाँ यात्री निवास भवन में अभी जो श्रद्धालुओं का जो रश था पहले, वो अभी जो इतना ज्यादा नहीं है। अभी इनका कहना है कि जैसे कि एक दिन के बाद एक दिन यात्रा जा रही है अल्टरनेटिव डे पे, क्योंकि कल नहीं गई थी और आज 834 जो श्रद्धालुओं का जत्था है वो यहाँ से निकाला गया है। तो इसी तरह अब शाम तक कई श्रद्धालु, उनका कहना है कि वो यहाँ पहुंचते हैं और उनमें से भी कई श्रद्धालु जो हैं वो पहले जम्मू के मुख्तलिफ इलाके जैसे बाबे वाली माता है या अन्य जगहें हैं वहां पे घूम के वापिस जहां यहाँ सोने के लिए पहुंचते हैं, शाम को खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। तो इस तरह से अब यात्रा जो है वो तकरीबन जो प्रतिदिन जो संख्या है जो यात्री निवास भवन में पहुंच रही है वो 200 से 300 तक पहुंच चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो यात्रा अपना जो पीक था वो पिछले महीने हमने इसका पीक देखा, लेकिन अब लोस्ट भी यात्रा जा रही है। और इस ऐसे में ही प्रशासन की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि अल्टरनेटिव डे के ऊपर ये यात्रा को अब यहाँ से निकालना है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे जो चेकिंग के लिए कितना रश हमें दिखाई देता था, लेकिन आज ये सिक्योरिटी ऑफिसर भी, हम पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं तो कोई श्रद्धालु हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दिया है। और हमने इनसे जाना तो इनका कहना है कि कई श्रद्धालु खुद से अपने वाहन करके जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के कोई यहाँ नहीं आता है। और जम्मू के जो लोकल श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं वो खुद की अपनी गाड़ियों से ही पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे वो श्रद्धालु आ रहे हैं जिनको प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, कहाँ जाना है क्या करना है, तो वो यहाँ आते हैं और ये उनको पूरा गाइड करते हैं। और सुबह जो गाड़ियां होती हैं SRTC की, उनके माध्यम से उनको जो है पवित्र गुफा की तरफ भेजा जाता है। तो अभी जो है हालांकि श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है वो बना हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यात्रा लगभग जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संख्या में गिरावट है वो सामने दिख रही है। जी विशाल। जी राजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो संख्या में गिरावट दिख रही है और 31 अगस्त तक ये यात्रा चलनी है। तो कुल मिलाकर अब ये ऐसा महसूस किया जा सकता है कि अब इसमें कम लोग आ रहे हैं, समापन की ओर है अभी, जैसा राजन बता रहे थे। तो ये इस वक्त की अहम खबर है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर के भी यात्री आ जरूर रहे हैं, संख्या थोड़ी कम जरूर हो गई। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वादी नोबरा के कोने कोने में 77वां यौम आजादी मनाया गया। आर्मी गुडविल स्कूल ताक्षी, AGS बोडांग, AGS प्रतापपुर में प्रोग्राम, तलबा ने पेश किए कई सकाफती प्रोग्राम। जंस्कार सब डिवीजन में भी देखा गया यौम आजादी का जश्न। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जंस्कार सोनम दोरजे ने तिरंगा लहराया। लद्दाख पुलिस, NCC और तलबा ने मार्च पास्ट में की शिरकत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JK पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। आगे बढ़ते हैं। शिमला में समर हिल के शिव बावड़ी में भूस्खलन के बाद जो वहां पर भूस्खलन हुआ था, जहां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यहां अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बता दें कि शिमला के समर हिल इलाके में शिव मंदिर पर सोमवार को पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था और यहां कई लोगों के मलबे में दबे होने की अब भी आशंका जताई जा रही है। ये वो तस्वीरें हैं, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर। ये तस्वीरें
शिमला के समर हिल इलाके की है और इसी इलाके में एक शिव मंदिर था, जिस मंदिर पर जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा उस मंदिर के ऊपर आकर गिरा और उस मंदिर में उस वक्त काफ़ी लोग मौजूद थे। कई लोग ऐसे थे जो पूजा अर्चना कर रहे थे और वहाँ पर जब ये भूस्खलन के बाद जब एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का मंदिर पर गिरा तो उसमें उस मलबे में कई लोग दब गए और अब तक जो खबरें हैं उसके मुताबिक 13 लोगों की बारे में ये खबरें हैं कि 13 लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि 8 लोग कम से कम अभी भी उस मलबे में दबे हुए हैं। तो इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, ताकि अगर कोई उस मलबे के अंदर हो तो उसकी जान को बचाया जा सके। अगर वो ऐसी स्थिति में हो तो उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाए। ये इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं काफ़ी बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, काफ़ी एक कह सकते हैं कि डरावनी तस्वीरें हैं। एक मंदिर था जिसे शिव मंदिर के लोग जानते थे, शिव मंदिर। उस शिव मंदिर पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आकर गिर जाता है भूस्खलन के नतीजे में और होता ये है कि उस बड़े हिस्से यानी जो भूस्खलन होता है उसके मलबे में जो है काफ़ी लोग दब जाते हैं। तो जब से इस बार का मानसून शिमला में या यूँ कह लें पूरे हिमाचल में मानसून जो आया है तब से ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। बताया तो ये जा रहा है कि अब तक इस मानसून में बारिश या फिर बाढ़ या लैंडस्लाइडिंग के कारण अब तक करीब 300 के आसपास लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, राहत बचाव कार्य अब भी वहां जारी है और हर तरफ जो भी लोग हैं वहां काफ़ी एक मातमी सन्नाटा वहां पर आप देख सकते हैं, काफ़ी सन्नाटा है। हालांकि एनडीआरएफ और जो भी बचाव दल है वो लगातार अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर रहा है और सभी को यही उम्मीदें हैं कि काश जो लोग मलबे के अंदर अगर दबे हैं तो काश उन्हें जिंदा बचा लिया जा सके। इसकी कोशिशें भी हो रही हैं, इसको लेकर लोग कामना भी कर रहे हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पौंग डैम के पास चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि सेना और वायुसेना की मदद से अब तक 800 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये पौंग डैम के पास की को लेकर जो वहां पर तब्दीली आई है उस बारे में सीएम ने यह ट्वीट किया है कि पौंग डैम के पास चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ट्वीट किया है सीएम सुक्खू ने और लिखा है कि सेना और वायुसेना की मदद से अब तक 800 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। और कांगड़ा के मंड इलाके में जारी रेस्क्यू अभियान की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने रस्सी के सहारे से लोगों को रेस्क्यू किया है। तस्वीरों में आप एक पुल पर रस्सी के सहारे लोगों को वहां से निकलते हुए देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि इस तरह से एक पुल है लेकिन उसके बावजूद एक रस्सी बंधी है और उसमें लोगों से ये अपेक्षा की जा रही है, लोगों को उम्मीद दिलाई जा रही है, उन्हें हिम्मत दिया जा रहा है। लोग भी जो है हिम्मत के साथ उस रस्सी को पकड़कर उस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रस्सी के सहारे से लोगों को निकालते हुए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बता दें कि पौंग डैम से पानी छोड़ने के चलते कांगड़ा के करीब 7 गांव जलमग्न हो गए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जिंदगी को सुरक्षित रखने की, जिंदगी को बचाने की ये जद्दोजहद जारी है, ये संघर्ष चल रहा है और इसमें जो राहत बचाव दल है वो अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वो लगातार उन इलाकों में जा रहा है जहां लोगों के फंसे होने की खबरें मिल रही हैं और उन्हें जो है सुरक्षित वहां से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।
तो हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरह के हालात बने हुए हैं और इसी भी एक और हमें खबर आपको दे दें कि फतेहपुर और इंदौरा का दौरा करेंगे सीएम सुक्खू। सीएम हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दौरा करने वाले हैं फतेहपुर का और इंदौरा का। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम सुक्खू। राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। लगातार वो जो है ऐसे इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे इलाकों में जा रहे हैं और वहां पर किस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, किस तरह के कार्य, किस तरह के राहत कार्य की पहले जरूरत है, इसकी लगातार कोशिश चल रही है। तो इस वक्त जो खबर है उसके मुताबिक फतेहपुर और इंदौरा का दौरा करेंगे सीएम सुक्खू और आपदा प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। पूरे हिमाचल में इन दिनों जो हालात हैं वो काफ़ी कुछ बयां कर रहे हैं और इस बार जो मानसून आया है उस मानसून ने हिमाचल प्रदेश में काफ़ी तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो लगातार इसका जिक्र इससे पहले प्रधानमंत्री भी कई मौक़ों पर कर चुके हैं कि अभी एक आपदा का अवसर है, ऐसे में सबको मिलजुल कर जो है इस मुसीबत से जूझना है और इससे आगे निकलना है, इसे पार करना है। लेकिन जो स्थितियां हैं वो काफ़ी कई बार भयावह भी हो गई हैं और जिससे पहले मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जगहों पर सीएम सुक्खू भी लगातार दौरे कर रहे हैं और स्थितियों का जायजा लेने की उनकी कोशिश है, उनका ये प्रयास है ताकि वो स्थिति का जायजा लें और जितनी जल्दी और जितना सटीक और जितनी सुविधापूर्ण जो है वहाँ पर सुविधाएँ दी जा सके या राहत पहुँचाई जा सके उसकी कोशिश लगातार चल रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शिमला में समर हिल के शिव बावड़ी में भूस्खलन के बाद वहां पर जो स्थितियां बनी हैं वहां पर कई लोगों की मौत हो गई थी, जहां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यहां अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बता दें कि समर हिल इलाके में शिव मंदिर पर सोमवार को पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था और यहां कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका अब भी जताई जा रही है और इसलिए खबर यह है कि अभी भी वहां राहत बचाव काम जारी है। राहत बचाव जो दल है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है और इसी बात की कोशिश है और ये लग रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि काश कोई मलबे से जो है वो जिंदा निकल आए, क्योंकि ऐसी खबरें हैं, इस तरह से बातें हो रही हैं कि शायद अभी भी तकरीबन 8 लोग इस मलबे में दबे हुए हैं, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो मलबा वहाँ पर अभी पड़ा है, जो मलबा वहाँ मौजूद है, उस मलबे में से इस बात की गुंजाइश है या जो राहत बचाव कार्य वहाँ चला रहे हैं लोग, उनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें से कुछ लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। और लगातार जो राज्य के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुक्खू, वो भी लगातार ऐसे इलाकों का दौरा कर रहे हैं और समर हिल भी कई बड़े गणमान्य लोग या जो नेता है वो पहुँचे हैं और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। सर वैसे तो आइडेंटिफाई फेस से भी इसका तो लग रहा था, इनका तो फेस भी आइडेंटिफाई हो गया, पर वैसे हमारे एक कल्चर है ये सिंगी और उसमें गले में चैन थी, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से उसी के साथ रह रही हूँ, मैं यहीं रहती हूँ, उन्होंने मेरे को यहीं बसाया अपने साथ ही, यहीं मेरा भी घर साथ ही उनके, तो उस गले में चैनी और सिंगी डाली थी। एक उसके हाथ में अंगूठी मेरे को दिखी नहीं, वो भी मेरे को पता है, वो जब से शादी उसने वो अंगूठी पहन के रखी थी, पर वो अंगूठी मेरे को इस टाइम दिखी नहीं, पर मैंने उसको चैनी और सिंगी से और फेस और एक सूट से, ग्रीन कलर का सूट, क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ उनके साथ, तो मैं देखती थी उसके पास ग्रीन कलर का सूट था, उसने वो सूट से फेस तो दिख रहा है वैसे, पर होता कि होंठ कट गया ये हुआ, तो इतनी तरह से मैं नहीं बोलती कि मैं 90% हूँ कि वो ये फेस से 10% हो सकता है कि मेरे को धोखा लगे। पर ये जो चैन और सिंगी है, गले में चैन और सिंगी, मैं जब भी मेरे पास हर हफ्ते में तो 2 बार हम एक दूसरे के पास होते, साथ साथ रहते हैं सर। तो कौन लोगों की बॉडी मिली है अभी? कौन सर अब तो मेरी सिस्टर जो संतोष शर्मा, उनका बेटा अमन शर्मा, उनकी 2 पोतियां, एक नायरा शर्मा सबसे बड़ी भी और सबसे छोटी वाली साइशा शर्मा, और ये जो आइडेंटिफाई उनकी बहू है। अब उनके मेरी सिस्टर के हस्बैंड पवन शर्मा और एक पोती बीच वाली समायरा शर्मा, ये 2 बॉडी हमारे को जैसे भी करके प्रशासन से बोलो कि
कर दो। 4 का हम कल करके आए, 3 का हम इकट्ठा कर दे। अब इन 3 का कर दे ताकि हमें कल तक वेट ना करना पड़े। आज हमारे हैंड ओवर कर दो। ये जैसे भी हो जाता है उनको बोलो, ज्यादा बुलाओ। अगर होता तो मैं अपनी फैमिली वाले जो सब पहुंचे आके उन्ना कांगड़ से मैं उनको भेजती वाले करने। पर आज मैं बॉडी में, ये तो मेरे को पता कि बॉडी है, अब कोई चमत्कार नहीं होगा अब, पर उस बॉडी को हमारे हैंड ओवर करवा दो जैसे तैसे करके 2.5 दिन तक। इनका के आपने देखा बॉडी में कितनी स्मेल पड़ी है। 3 दिन से मेरी फैमिली यहाँ पे सर, देखो 3 दिन से उनको हमारे हैंड ओवर करा दो सर प्लीज। जैसे करके एक गुहार लगा दो कि जैसे भी करके वो कर दो, जितनी जल्दी हो सकता है। 3 दिन से बॉडी फंसी है। 12 बॉडीज रिकवर हो गई हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले एक फीमेल बॉडी मिली है जिसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और जो लोकल्स बता रहे हैं उस हिसाब से हमें 8-9 बॉडीज की और तलाश है। तो ये समर हिल के आसपास की ये तस्वीरें हैं। वहाँ जब लोग पहुंचे थे, जिन्हें लग रहा है कि कुछ अपने इसमें हैं और जानने वाले लोग हैं, और उसके अलावा भी लोगों में उत्सुकता है कि इस मलबे से कितने लोगों को बचाया जा सकता है और कितनी जल्दी से जल्दी वहाँ पर ये राहत पहुँचाई जा सकती है। तो ये लगातार मुताबिक अब भी वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। ये समर हिल का इलाका है, शिमला के समर हिल का, और इसी इलाके में बताया जा रहा है कि एक शिव मंदिर है, जिस मंदिर में वहां पर एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का आकर गिर पड़ा है। और आपको एक और खबर देते, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर देश आज उन्हें नमन कर रहा है। इस मौके पर दिल्ली में उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने वहां पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और वही शिमला के रिज मैदान में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत कई नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और एक बार फिर आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश और वहां की जो 2 बड़ी घटना है। एक तो ये जो समर हिल में जो एक लैंड स्लाइडिंग के लेकर एक बड़ा सानहा, एक बड़ा हादसा जो पेश आया है, और जहां पर बताया गया कि श्री मंदिर में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा आकर गिर गया। इसके नतीजे में मलबे के नीचे अब भी कई जाने वहां पर मौजूद होने की आशंका है। लोगों को उम्मीद है कि काश वहां से जो लोग भी अंदर है वो जिंदा निकल आए। तो एक तो इस पर हम जानकारी लेंगे, रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी तरफ सीएम का आज दौरा है कुछ जगहों का, लगातार सीएम सुखविंदर सुक्खू जो है वो दौरे पर है, हालात का जायजा ले, उसके बारे में हम विचित्र जानकारी लेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रणवीर, पहले आप हमें ये बताएं कि समर हिल में इस वक्त क्या कुछ उम्मीद की किरण जग रही है? क्या राहत बचाव कार्य अब भी जारी है? जी हाँ, देखिए ये तस्वीरें जो है यहाँ से दिखाना चाहेंगे, बॉडी के पास मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, ये दुखद तस्वीरें हैं। अभी जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। सेना के जवान यहाँ पर है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ है, लोकल पुलिस है और बीआरओ की टीम है, वो लगातार जारी है। और ये दुखद तस्वीरें यहाँ से ये बयां कर रही है
कि देखिए मंजर किस तरह का है, तबाही किस तरह की हुई है। 13 शव जो है अब तक बरामद हुए हैं। 14 तारीख सुबह की ये घटना है जब यहाँ पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ था और ये पूरा शिव मंदिर इसकी चपेट में आ गया था। 13 शव बरामद हुए हैं। पिछले कल तक 12 थे। आज सुबह जो एक महिला का शव बरामद हुआ है, हालांकि उसकी शिनाख्त जो है अभी उसको पुख्ता किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये उसी परिवार की बहू है जिस परिवार में जो है पूरे 7 लोग जो है इसमें दबे हुए थे। उनमें से 5 लोगों के शव अभी तक बरामद हुए हैं। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो ये जानते हैं कि और कौन कौन लोग थे, वो ये बता रहे हैं कि कम से कम 8 लोग ऐसे और हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। तो ये मान के चलिए कि अगर वो 7-8 लोग इसमें हैं तो 13 तो शव बरामद हो गए हैं। अब जो 8 लोग अंदर हैं, अब हालांकि लोग तो कह रहे हैं कि उम्मीदें जो है बेहद कम है, लेकिन हमने देखा है कि चमत्कार इससे पहले भी हुए हैं। संभावनाएं अभी बनी हुई है कि शायद कोई मंदिर का ऐसा हिस्सा अभी बचा हो, कोई हॉल हो, ऐसा बता रहे हैं स्थानीय लोग कि शायद उसके अंदर कोई संभावना है। तो कोशिश अब यही है कि ना केवल ये स्पॉट है, इसके साथ नीचे को, अगर यहाँ से थोड़ा मुश्किल है कैमरे की तरफ से दिखाना, नीचे को जो नाला है और देखिए ये जो आपको मलबा दिख रहा है नीचे, ये 2-3 किलोमीटर तक नीचे ये बहा है और बहुत सारी जो बॉडीज हैं वो इस नाले में भी मिली है। तो कुल मिलाकर आपदा का ये मंदिर है। ये बहुत सारी बातें अब निकल रही हैं कि क्या ये मैन मेड है, क्या ये नेचुरल है, तो उसकी भी अभी जो है इसकी भी जांच होगी कि आखिर वजह क्या इसके पीछे रही है। लेकिन फिलहाल ये दुखद तस्वीरें यहाँ से, कोशिश ये है कि अब जैसे तैसे जो है जो उम्मीदें हैं लोगों की कि शायद अभी भी कोई जिंदगी जो है इस मलबे के नीचे सांस ले रही हो। ये चमत्कार पहले भी हुआ है कि कोई 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद भी लोग जो है मलबे के नीचे से जिंदा निकले हैं। तो कुछ चमत्कार की उम्मीद यहाँ से भी है, लेकिन अब देखना होगा कि कितना और ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। जी रणवीर, तो जैसा खबरें आ रही है कि वहां पर जो आपने बताया कि एक ही परिवार के लोग जो है वो उसमें फंसे हैं, तो क्या इनके अलावा भी कुछ और लोग थे या मंदिर में जो पुजारी होते हैं या और दूसरे लोग होते हैं, क्या उन लोगों के भी इस मलबे में दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है? जी हाँ, एक पुजारी का तो शव यहाँ पर बरामद किया जा चुका है। देखिए ये इलाका ऐसा है कि ये मंदिर जो है बहुत सालों पुराना है। अब एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लोग जितने लोगों से यहाँ बात हुई है तो कम से कम ये मान के चले कि 100 साल से ज्यादा पुराना तो ये मंदिर था। लोगों की आस्था बहुत थी। सावन का आखिरी सोमवार था, तो वैसे भी मंदिरों में जो है भीड़ बहुत होती है, लेकिन ये तो शिवालय था। शिव के मंदिर में वैसे भी यहाँ पर लोग जो है काफी संख्या में आते थे। एक ये जानकारी आई कि जो एक और फैमिली है जो एचपीयू में प्रोफेसर हैं, उनकी और उनकी धर्मपत्नी, और उसके अलावा एक जो वकील साहब थे हरीश जी, वो और उनकी पत्नी जो 7 महीने की जो है गर्भवती बताई गई। बहुत सी कहानियां हैं, अब किसके बारे में जिक्र करें, किसके बारे में क्या सुना है, लेकिन हकीकत ये है कि अब मलबे के नीचे जो है कितनी जिंदगियां दबी होंगी ये कहा नहीं जा सकता। जो स्थानीय लोग हैं ये तो बता रहे हैं कि कम से कम 8 लोग ऐसे हैं जिनको वो जानते हैं जो उस वक्त मंदिर में थे। और दूसरी बड़ी बात इसमें है कि यहाँ से रास्ता भी था, यहाँ से होकर लोग जो है बालूगंज की तरफ जाते हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट में जाने वाले लोग होते हैं, डेली जो दिहाड़ी मजदूरी पे जाने वाले लोग हैं, उसके बारे में तो अभी जानकारी है नहीं कि उस वक्त कौन जो है यहाँ से गुजर रहा था, क्योंकि ये अभी जो है पता लगा पाना कठिन है। तो कुल मिलाकर ये माने कि अभी तक 13 शव बरामद हुए हैं और 8 जो अगर ये बता रहे हैं तो कम से कम आप 21 लोग तो मानकर चले कि वो जो है इसकी जद में आए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, आप हालात पर नजर बनाए रखें। जो भी अपडेट है वो अपने दर्शकों के लिए हम फिर आपके पास आएंगे। और इस वक्त हम रुख करेंगे विचित्र का, जो हमारे साथ मौजूद हमारे संवाददाता। विचित्र, सीएम का दौरा जो है वो होने वाला है
और लगातार जो खबरें उसके मुताबिक सीएम जो है तमाम उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर ये आपदा से कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचा हो। तो इंदौरा और इसके अलावा और कौन से इलाके में सीएम को जाना है और ये जाने का मकसद क्या माना जा सकता है? जी देखिए वैसाल, हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो महाराणा प्रताप सागर झील है, जिसको कि पौंग डैम झील के नाम से भी जाना जाता है, उस पौंग डैम झील में जो है लगातार पानी के बढ़ने से, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से तमाम जो नदी नाले थे वो उफान पर थे, खासतौर पर ब्यास नदी, क्योंकि ब्यास नदी पर ही ये पौंग डैम झील जो है वो बनी हुई है और ब्यास नदी का जो जलस्तर था वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, तमाम नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर थे। ऐसे में जो है लगातार 6 लाख क्यूसेक के करीब जो था वो पानी की आमद पौंग डैम झील में हो रही थी। ऐसे में आनन फानन में जो पौंग डैम प्रबंधन है या यूं कहें बीबीएमबी प्रबंधन जो है, उनकी ओर से यह फैसला लिया गया था कि एक साथ जो है वो 1 लाख के करीब जो पानी छोड़ा जाएगा और लगातार 1,17,000 1,60,000 इस तरह से पानी जो है वो क्यूसिक मात्रा में जो है वो छोड़ा गया है। और जब इस तरह से इतनी भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर जो डाउन स्ट्रीम्स के एरिया होते हैं, चाहे वो फिर हम लोग जयसिंहपुर का कह ले या जसवा प्रागपुर का कह ले, देहरा का कह ले, इंदौरा और फतेहपुर का कह ले या पंजाब के कुछ एरियाज कह ले, वो प्रभावित होते ही होते हैं। लेकिन इस बार जो ये पानी छोड़ा गया है उसमें ज्यादा जो इलाके प्रभावित हुए हैं वो फतेहपुर और इंदौरा के हुए हैं और इंदौर और फतेहपुर के दर्जनों गांव जो है इस वक्त जलमग्न है। और बताया तो ये जा रहा है, सरकारी जो आंकड़े वो तो ये बता रहे हैं कि 7 गांव जो है इस वक्त जलमग्न है, सैकड़ों लोग जो है उन मकानों में जो है वो फंसे हुए, उन गांवों में फंसे हुए और लगातार उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। और रेस्क्यू के लिए जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड के जवान, पुलिस के जवान और अब भारतीय सेना और साथ ही साथ वायुसेना की भी मदद जो है वो यहां पर ली गई है। उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके चॉपर्स की मार्फत जो है सैकड़ों लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है। अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू करने के बाद जो है लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए और इन प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो खुद यहां पर आ रहे हैं और अगर वो आते हैं तो सबसे पहले निश्चित तौर पर वो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और देखेंगे कि कहां-कहां लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं, कितने गांव जो है इस कृत्रिम जो ये बाढ़ आई है उसमें प्रभावित हुए हैं और उसके बाद वो इंदौरा में आएंगे और इंदौरा में भी उन लोगों से मुलाकात करेंगे जिनको की रिहेबिलिटेट किया गया है और वो उन इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं जहां पर जो है वो बाढ़ आई है और बाढ़ की वजह से इतने सारे गांव जो है वो जलमग्न हुए हैं। वैसाल जी विचित्र, ये बहुत अहम है और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम वहां पहुंच रहे हैं, वो हालात का जायजा लेंगे, देखेंगे। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पौंग डैम झील में जो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी जो आई थी कि किस तरह से रस्सी के सहारे से वहां लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है, बचाव दल जो वो कोशिश कर रहा है, तो क्या ये रेस्क्यू पूरा हो चुका है विचित्र या अभी बाकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अगर जारी है तो वहां पर कितने लोगों के फंसे होने की खबरें हैं उस जगह पर? और उसके अलावा और कई गांव के बारे में खबर है कि कई गांव जो है वो जलमग्न हो गए। निश्चित तौर पर देखिए वैसाल, क्योंकि अभी जो जानकारी मिली थी, जो सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक तो 850 के करीब लोगों को जो है वो बाहर निकाला गया अल सुबह तक, यानी आज सुबह तक का ये आंकड़ा था। लेकिन क्योंकि लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और हर उस आखिरी इंसान तक जो है को रेस्क्यू नहीं करवा लिया जाता है जो कि गांव के किसी जलमग्न गांव में फंसा हुआ है, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। इसलिए अभी बिल्कुल निश्चित तौर पर हर जगह जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी साथ ही साथ चल रहा है और अभी तक जो है कम से कम 1000-1200 के करीब लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी और ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है क्योंकि लगातार, क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल है, टापू में ये तब्दील हो चुके हुए हैं, आइलैंड में तब्दील हो चुके हैं। हम पहले से ही कहते हैं कि कांगड़ा जो वो हिमाचल का सबसे बड़ा जनपद है, यहां पर सबसे दुर्गम पंचायत है बड़ा भंगाल और साथ ही साथ एक आइलैंड भी है, उसको कहते हैं सतकुठेड़ और ये फतेहपुर में आता है। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जो अब टापू में तब्दील हो चुके हैं, न केवल सतकुठेड़ बल्कि बहुत से ऐसे गांव हैं जो कि इस वक्त जो सतकुठेड़ की मानित जो है टापू की तरह जो वो उसमें तब्दील हुए पड़े हैं। तो अब उनको पहले तो ढूंढना कि कौन कौन से गांव है जहां पर जो है इस पानी घिरा हुआ है या गांव में पानी आ चुका है, यह सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर तो जो है वो प्रशासन के नुमाइंदे वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना तो टेलीफोन वगैरह हो पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका हुआ है, ना ही बिजली पानी की वहां पर जो है वो सप्लाई हो पा रही है। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से अगर किसी के
पास मोबाइल फोन भी है, तो अगर बैटरी उसकी अगर डेड हो चुकी है तो वो बातचीत कैसे करेगा? क्योंकि 14 अगस्त से लगातार जो है इस तरह से ये कृत्रिम बाढ़ जो है वो आ रही थी इन गांवों में, और लोग जो है वो तब से फंसे हुए थे। तो सैकड़ों लोग अभी जो है वो फंसे हुए बताए जा रहे हैं जिनको रेस्क्यू करना है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 850 के करीब लोगों को निकाला गया है। रेस्क्यू लगातार जारी है, तो 1000-1200 के करीब जो लोगों को अब तक निकाला जा चुका होगा, ये हमारा आंकड़ा हो सकता है, या यही आंकड़ा है इस वक्त। जी विचित्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विस्तार से। और इसके साथ ही यहां पर हम रुकेंगे, लेकिन ये बताते चले आपको कि हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर ऐसे हालात अभी बने हुए हैं जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो समर हिल शिमला का हो या फिर पौंगडैम डैम के आसपास जो स्थितियां बनी हुई है, चूंकि वहां से जब पानी छोड़ा गया तो बताया जा रहा है 5 गांव जो जलमग्न हैं। तो ऐसी स्थिति के बीच सीएम सुक्खू भी कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन कोशिश सिर्फ यही है कि किसी तरह से जल्द राहत लोगों तक पहुंचाई जाए। और इस वक्त एक और अहम खबर, बीजेपी महासचिव अशोक कौल किए गए एयरलिफ्ट। जम्मू कश्मीर के महासचिव हैं अशोक कौल, सांस लेने में तकलीफ पर किया गया एयरलिफ्ट। करगिल से एयरलिफ्ट कर लाया गया श्रीनगर। मेडिकल इमरजेंसी के तहत स्किम्स भेजा गया। कि अशोक कौल जो है वो बीजेपी के महासचिव है, तो उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। बीजेपी महासचिव अशोक कौल को उन्हें एयरलिफ्ट करके जम्मू कश्मीर लाया गया है। जम्मू कश्मीर के महासचिव हैं वो बीजेपी के, तो अशोक कौल सांस लेने में उन्हें तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और करगिल से एयरलिफ्ट करके लाया गया श्रीनगर। मेडिकल लाया गया है। मेडिकल इमरजेंसी के तहत स्किम्स में उन्हें भेजा गया है। और धारा 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ जो कोर्ट में अर्जी है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सज्जाद गनी लोन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है सज्जाद गनी लोन, और उनकी तरफ से जो वकील हैं उनके राजीव धवन, वो आज सुप्रीम कोर्ट में दलील रखेंगे। महबूबा मुफ्ती के बारे में भी ये खबर है कि वो भी पहुंच सकती हैं आज सुप्रीम कोर्ट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।